हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में 10वां के हम लोगों ने देखा था कि स्व पोषण कैसे होता है और स्व पोषण कौन करता है। तो आप लोगों को स्व पोषण में बताया गया होगा कि स्व पोषण जो है ये पेड़ पौधा करता है। हम कल ये भी बताए थे पिछले क्लास में कि स्व पोषण पेड़ पौधा करता है और स्व पोषण होने के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेवार हैं। तो स्व पोषण होने के लिए बताया गया था जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण के साथ साथ क्लोरोफिल भी आवश्यक होती है। क्लोरोफिल के केंद्र में बताया गया था कुछ, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर पोषण के बारे में कि पर पोषण होता क्या है। पर पोषण होता क्या है? तो पर पोषण कहते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है। पर पोषण में कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसे हम लोग पर पोषण कहते हैं। अब देखेंगे कि पर पोषण कितने प्रकार का होता है। पर पोषण होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला होता है परजीवी पर पोषण। दूसरा होता है मृतजीवी पर पोषण। तीसरा होता है प्राणी सम पर पोषण। पर पोषण। पोषण का 3 विधि: स्व पोषण, परजीवी पर पोषण, मृतजीवी पर पोषण, प्राणी सम पर पोषण। परजीवी पर पोषण का मतलब क्या होता है कि पर पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ में रह करके भोजन प्राप्त करता है। एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ में रह करके मतलब कि या तो परमानेंट रह सकता है या तो कुछ समय तक। जैसे कि जोंक को अगर देखेंगे तो जोंक किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन क्या जोंक हमेशा उस जीव के साथ रहता है? नहीं। जब तक उस जीव के साथ है उससे अपना खून चूस रहा है और खून चूसने के बाद वह उससे अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जूं, जिकरा हम लोग बोलते हैं देहात के भाषा में ढील, कपार में होता है। तो जूं को देखेंगे तो जूं हमारे साथ हमेशा रहता है। इसको बोलते हैं परजीवी पर पोषण। मृतजीवी पर पोषण कि वैसा पोषण जिसमें सजीव मरे हुए या सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि कवक या गोबर छत्ता या मशरूम। ध्यान दिए होंगे कि बरसात के दिनों में जब पुआल सड़ता है तो पुआल के सड़ने के बाद उस पर कवक पनपता है, यानी कि गोबर छत्ता या मशरूम पनपता है। बरसात के दिन में जब गोबर भी सड़ता है तो गोबर पर भी गोबर छत्ता पनपता है। ये सबका सब मृतजीवी पोषण होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव भी है, ये भी मृतजीवी पर पोषण करता है। जैसे कि रोड पर कोई कुत्ता मर गया तो कुत्ता मरने के बाद कुछ समय के बाद वह सड़ गल करके समाप्त हो जाता है। तो उसको सड़ाया गला यही सूक्ष्म जीव। तो कवक, गोबर छत्ता, मशरूम और कुछ सूक्ष्म जीव ये लोग करता है मृतजीवी पर पोषण कि मर गया कोई जीव, इसको खा करके इसको नष्ट कर देता है। हालांकि सूक्ष्म जीव जो होता है अपघटक का काम करता है कि किसी भी सजीव को मर जाने के बाद उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना, इसको लोग बोलते हैं अपघटन करता या अपघटक। प्राणी संपोषण में देखेंगे तो इसको बोलते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन पूरी तरह से शरीर के अंदर लेकर के पचाता है। जैसे में मानव क्या करता है कि इसको जितना खाना होगा ये पहले अपना खाना खा लेगा
और खाना खाने के बाद आराम से उसको पचाते रहेगा। गाय 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 को भी जितना खाना खाना होता है ये खाना खा लेता है, और खाना खाने के बाद उसको आराम से पचाते रहता है। इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। अगर इतना ना समझ में आवे तो मोटा मोटी इसे याद रखना है कि वैसा पोषण जिसमें कोई मानव के जैसा भोजन करता है। तो मानव भोजन कैसे करता है कि पहले अपना भोजन पूरी तरह से खा लेता है और खाने के बाद उसको आराम से पचाते रहता है। चलिए, तो हम लोगों ने पौधा में देख लिया, अब पढ़ेंगे कि जंतु में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले पढ़ना है एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में दो के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है अमीबा के बारे में, और एक पढ़ना है पैरामीशियम के बारे में। अमीबा और पैरामीशियम दोनों का दोनों एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम लोगों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन एकरा में ना एक ही कोशिका से बना हुआ है। अब सुनिए, जब एक ही कोशिका से बना हुआ है, एक बात और कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, तो हम कैसे भी इसका फिगर बना सकते हैं। ये भी अमीबे के फिगर है, अगर ऐसे हम बना दें तो ये भी अमीबे के फिगर है। एकरा में कंफ्यूजन होगा कि कभी ऐसे बना हुआ भैया तो कभी ऐसे बना हुआ है। तो ये दोनों अमीबा का फोटो है कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। अब सुनिए कि जब अमीबा को बनाया गया, अमीबा को जब भगवान जी बना दिए, तो चूंकि एक ही कोशिका है तो इसमें जितना भी काम होगा सबका सब एक ही कोशिका से होगा। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात ना। जैसे देखिए, किसी के पापा बाहर रहते होंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, या भैया कहीं पढ़े जाते होंगे, तो वो लोग ना ज्यादातर का होता है कि एक रूम लेकर के रहते हैं। उन लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि पूरा फ्लैट ले लें, तो वो लोग एक ही को रूम लेकर के रहते हैं, और यही रूम उनके लिए किचन रूम भी है, यही उनके लिए बेडरूम भी है। अगर यार दोस्त आ गए तो इनको बैठाएंगे इसी में, गेस्ट रूम भी हो जाएगा ये। अगर पार्टी करने का मन है तो बिछौना मोड़ के पार्टी कर लेंगे। तो सब काम एक ही रूम से करते हैं। कहीं कहीं तो एक ही रूम में नल भी लगा रहता है, उन्हीं के बाथरूम भी हो जाता है, वो लोग के एकरे में नहीं करते हैं सब। उसी प्रकार से जब अमीबा में एक ही कोशिका है तो इसमें भी सारा का सारा काम इसी एक कोशिका से होगा। अब सुनिए कि जब अमीबा को भगवान जी बनाए तो अमीबा में मुंह देवला भुला गए, एक मुंह है ये नहीं है, तो खाया ना कहाँ से खाएगा ये। जब ये धरती पर बेचारा आया तो कंफ्यूज हो गया कि हम खाना कैसे खाएं। अब क्योंकि पादप तो है नहीं कि प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, ये जंतु है, इसको कोई दूसरा जीव से भोजन प्राप्त करने पड़ेगा। तब ये भोजन कैसे किया? तब इसके लिए एक उपाय दिया गया कि इसके शरीर के ऊपर इस प्रकार से कुटपाद दिया गया। इसी कुटपाद की सहायता से होता क्या है कि इसके शरीर के चारों ओर कहीं भी अगर कोई भोजन का टुकड़ा रहेगा तो वहां अपना एक कुटपाद का निर्माण कर लेगा। चाहे भोजन यहाँ रहे या चाहे भोजन यहाँ रहे, कहीं भी भोजन रहेगा वहां से एक कुटपाद का निर्माण कर लेगा। इसी को पादाब भी कहते हैं हमने, कुटपाद या पादाब, एनसीईआरटी में पादाब लिखता है। तो ये कुटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। सपोज करते हैं कि यहाँ भोजन है तो कुटपाद की सहायता से कुछ करेगा ये कि भोजनवा को अपने अंदर लेकर के आएगा। यहाँ जब भोजन यहाँ पर चला आएगा तो इसको पूरी तरह से बंद कर लेगा। अब भोजन इसके शरीर के अंदर जा चुका है, अब इसको पचाएगा कैसे? तो पचाने के लिए में कोई अलग से पाचन तंत्र तो दिया नहीं है। तब ये लोग क्या करता है कि यहाँ पर बनाता है भोजन रसधानी, और इसी भोजन रसधानी की सहायता से ये जो भी खाद्य पदार्थ लिया है इसका ये पाचन करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित, इसका फिक्स आकार नहीं होता है। अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? कुटपाद या पादाब की सहायता से। अगला, अमीबा अपना भोजन कैसे पचाता है? किसके द्वारा पाचन करता है? तो भोजन रसधानी के द्वारा। एक बात और, अब अमीबा जो है ये जंतु है तो इसको भोजन एक जगह पर तो मिलेगा नहीं, इसको चलने पड़ेगा। तो चलने के लिए इसमें अलग से पैर नहीं दिया गया है, तब कैसे चलेगा ये?
तो इसमें क्या होता है कि जो पादाब या जो पुटपाद है, जिसकी सहायता से यह भोजन ग्रहण कर रहा था, उसी के सहायता से गति भी करता है। चलिए अब देखते हैं कि पैरामीशियम में भोजन कैसे होता है। तो पैरामीशियम इस प्रकार का एक जीव है, इसका आकृति निश्चित होता है, ये जब भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। एकरा में आकार हमेशा फिक्स होता है, ये अनलिमिटेड ना होता है। इसके ऊपर गति करने के लिए सिलिया दिया गया इस प्रकार से। सिलिया के मतलब अगर नहीं समझ आया तो मोटा मोटी समझना है कि हमारे त्वचा पर रोमा होता है या छोटा छोटा बाल होता है, उसी प्रकार से इसके ऊपर भी छोटा छोटा रोमा टाइप से होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलिया। एक फोटो हमेशा बनेगा उल्टा चप्पल के जैसा, और उल्टा चप्पल लड़की के फेवरेट हथियार ना। अगर लड़की के हाथ में AK-47 धरा देवल जाए और छेड़ दे तो ई ना कहतो कि मार के AK-47 से उड़ा देवो, वो यही बते कहते कि मार के चप्पलों से मुँह पहुँच देवो। यहाँ से याद रखना कि इसका आकार कैसा होता है? उल्टा चप्पल के जैसा। अब सुनिए, इसमें जब आकार फिक्स है तो इसका मुंह दिया गया है अलगे से। इसमें यहाँ पर दिया गया है कोशिका मुख, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका मुख। तो पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण करने का मतलब शरीर के अंदर लेता है, एक कोशिका मुख की सहायता से लेता है। और जब कोशिका मुख की सहायता से भोजन ले लिया अंदर, तो इसको इस प्रकार से घुमाता है गोले गोले। अब घुमाने के बाद यहाँ से इसको बाहर निकालता है। अब जब भोजन यहाँ से घूमेगा गोले गोले, तो इसको हम लोग बोल देंगे भोजन रसधानी। यानी कि अमीबा में भी भोजन का पाचन भोजन रसधानी से, अब पैरामीशियम में भी भोजन का पाचन भोजन रसधानी से। लेकिन पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा? कोशिका मुख के द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा? कोशिका मुख के द्वारा। सिलिया जो है इसमें गति करने का काम देता है, यानी कि चलने का काम करता है सिलिया। इसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड गति। सिलिया जो गति करता है सिलिया के द्वारा। चलिए अब हम लोग को देखना है कि मानव में पाचन कैसे होता है। तो मानव एक बहुकोशिकीय जीव है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण इनमें भोजन करने के लिए अलग से एक पाचन तंत्र दिया गया है। पाचन तंत्र दिया गया है। अब कहिए कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, या इससे पहले आप पढ़ेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन कहते किसे हैं? सुनिए, पाचन कहते हैं कि भोजन के बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। जैसे कि चावल, हम लोग अगर चावल खाते हैं तो चावल हमारे शरीर के अंदर जा करके ये चावल पचता है, और पचने के बाद बनाता है कार्बोहाइड्रेट। और यह कार्बोहाइड्रेट आगे टूट करके बदलता है ग्लूकोज में, और यह ग्लूकोज हमको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो भोजन का बड़ा अणु हो गया चावल, और सरल अणु हो गया ग्लूकोज। भोजन का बड़ा और जटिल अणु चावल, और छोटा और सरल अणु ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हम लोगों को डायरेक्ट एनर्जी देने के लिए रेडी है। नहीं भी अगर समझ में है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में जो भी प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है, तो खिलाड़ी को ग्लूकोज वाला पानी पिलाया जाता है। काहेला? ताकि इसके शरीर में एनर्जी आ सके। उसको डायरेक्ट काहे ना भात खिला देता है ले जाकर थरिया में कि बाबू रे अभी तो ब्रेक करो 2 मिनट के, भात में खा लो ना 1 मिनट में। तो इसको में चावल नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चावल पचेगा तब बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट उड़ेगा तब बनाएगा ग्लूकोज। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लग जाएगा, तब तक अगला मैच खत्म। तो इससे बचने के लिए ये डायरेक्ट ग्लूकोज को देता है, क्योंकि सब पचल है। अब ग्लूकोज उसमें डायरेक्ट ऊर्जा देना शुरू करेगा। उसी प्रकार से अगर दाल खा लेंगे, तो दाल में होता है प्रोटीन। दाल में क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन टूटता है कुछ में? एमिनो अम्ल में। तो दाल हो गया बड़ा और जटिल अणु, प्रोटीन हो गया एकरा से छोटा, और एमिनो अम्ल हो गया इससे भी छोटा। तो पाचन कहते हैं इसी को कि भोजन के बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है।
भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब सुनिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? कि हमारे शरीर के अंदर भोजन जिन अंग तंत्रों की सहायता से पचता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर भोजन जिन अंग तंत्रों की सहायता से पचता है उसे पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र में बहुत सारा अंग आता है, जैसे कि मुख गुहा, दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत इत्यादि। तो पाचन तंत्र में बहुत सारा भाग होता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे मुख गुहा से, मुंह से। इसी को मुंह कह सकते हैं आप, या मुख गुहा भी कह सकते हैं आप। अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है माउथ, MOUTH, माउथ। तो अब आता है कि मुंह है क्या? तो मुंह पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग है। मुंह इस पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी है कि पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग मुंह होता है। एक बताओ कि पाचन तंत्र को ही आहार नाल भी आप कह सकते हैं। आहार नाल, इसकी लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर, और 1 मीटर में होता है लगभग 3.3 फीट। तो आप देख सकते हैं कि 10 मीटर, 8 से 10 मीटर का मतलब करीब करीब हो जाएगा 30 फीट के आसपास। तो आपको देगा मीटर में कि 8 से 10 मीटर होता है आहार नाल की लंबाई। आगे सुनिए, तो आहार नाल का सबसे पहला भाग मुंह। मुंह क्या होता है कि मुंह आहार नाल का सबसे पहला भाग है, जहां दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि यहाँ पर होता है, 3 जोड़ी होता है, 3 गो इधर और 3 गो इधर। पहले पढ़ते हैं कि दांत क्या है। दांत क्या है? अच्छा एक बताओ कि मुंह को खोलने और बंद करने के लिए ओठ दिया गया है। मुंह को खोलने और बंद करने के लिए ओठ दिया गया है। इसी ओठ की सहायता से हम लोग मुंह को खोलते और बंद करते हैं। दांत क्या है? तो मुख गुहा के ऊपरी और निचली जबड़े पर, मुख गुहा के ऊपरी और निचली जबड़े पर। अब जबड़ा क्या है? ई वाला, ये जो है नहीं वाला, इसको नहीं बोलते हैं जबड़ा। ये निचली जबड़ा है और ये ऊपरी जबड़ा है। और एक बार जानकर क्या आश्चर्य होगा कि हम लोगों का केवल निचली जबड़ा ही हिलता है, ऊपरी जबड़ा नहीं हिलता है। हिलता कौन है? केवल निचली जबड़ा, ऊपरी जबड़ा कभी भी नहीं हिलता है। अब सुनिए कि ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के ऊपर बहुत सारा कैल्शियम से बना हुआ कठोर संरचना पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं दांत। हमारे मुख गुहा के अंदर ऊपरी और निचली जबड़ा पर कुछ कठोर संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग दांत कहते हैं। दांत की संख्या होती है 32। दांत की संख्या होती है 32, वयस्क में, बच्चा में नहीं। दांत की संख्या होती है 32। एक और कि दूध के दांत की संख्या क्या होता है? तो दूध के दांत की संख्या होती है 20। दूध के दांत का मतलब कि बचपन में क्या होता है कि दांत टूटता है और दांत टूटने के बाद नया दांत जमता है। तो 20 गो वैसा दांत है जो टूटेगा और फिर दोबारा नया जमेगा। इसको बोलते हैं दूध के दांत। तो दूध के दांत की संख्या 32 और नॉर्मल दांत की संख्या, उल्टे बोल गया, दूध के दांत की संख्या 20 और नॉर्मल दांत की संख्या 32 वयस्क में। अब सुनिए, दांत होता है कितने प्रकार का? दांत होता है 4 प्रकार का। कौन कौन? तो एक होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है चवर्णक, और एक होता है अग्रचवर्णक। दांत कई प्रकार के? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कृंतक का काम क्या है? कृंतक का काम है काटना। आगे के जो दांत होता है गला, 2 गो ऊपर है 2 गो नीचे, ये करता है काम काटने का। इसका काम है काटना। अब ध्यान दिए होंगे कि अगर सेव मिल जाए खाने के लिए तो उसको हम काटते कहाँ से हैं? आगे से। तो इसका काम है काटना। रदनक, इसका काम है फाड़ना। कुत्ता में, शेर में, बाघ में यहाँ का जो दांत होता है बड़ा बड़ा होता है, वो फाड़ने वाला दांत है।
इसका काम है फाड़ना। गन्ना अगर आप फाड़ते होंगे तो उसको बगल से फाड़ते होंगे, यहाँ से। चवर्णक सबसे पीछे होता है, इसका काम है चबाना। अर्धचवर्णक इसका भी काम है चबाना। एक बार फिर से, दांत 4 प्रकार का होता है, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अर्धचवर्णक। कृंतक का काम है काटना, रदनक का काम है फाड़ना, चवर्णक का काम है और अर्धचवर्णक का चिबाना यानी पीसना। अब पढ़ेंगे हमने कि चारों दांत की संख्या कैगो होता है। चलिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा दांत कितना होता है। दंत सूत्र है आपका 4 2 4 6, नीचे भी होगा 4 2 4 6, यानी कि 4। कृंतक 4 गो होता है काटने वाला, आगे पीछे यहाँ 2 गो होता है, एक जस्ट बगल में एगो इधर एगो इधर, इसकी संख्या होता है 4 गो। 2 गो होता है फाड़ने वाला, इधर एक और एक इधर, और 2 गो होता है जस्ट इसके नीचे। 4 गो होता है अर्धचवर्णक चबाने वाला, और 6 गो होता है चवर्णक पीछे वाला, सबसे मोटा दांत होता है। इसमें देखेंगे तो 4 2 6 4 10 6 16, यानी कि 16 गो दांत होता है ऊपरी जबड़ा में। 4 2 6 4 10 6 16 गो होता है। चलिए आगे चलते हैं, दांत के बारे में और अभी डीपली जानेंगे हमने कि दांत के ऊपर कितने परत पाई जाती है। तो दांत के ऊपर 3 परत पाया जाता है। दांत के ऊपर 3 परत पाया जाता है। कौन कौन सा? सबसे ऊपर होता है इनामेल, इनामेल। इसके बाद में होता है डेंटाइन, डेंटाइन, और सबसे लास्ट में होता है मज्जा, मज्जा। दांत में कितने परत? 3 परत, इनामेल, डेंटाइन और मज्जा। इनामेल क्या है कि अगर ऐसे हम लोग दांत बनावे, ऐसे अगर हमें दांत बनावे, ये बड़ा दांत बनेगा हमने के पीछे वाला, तो दांत का जो सबसे ऊपरी परत है इसको बोलते हैं इनामेल, या इनेमल भी कहीं कहीं लिखता है, इनामेल या इनेमल। इनामेल दांत का सबसे कठोर परत है, और दांत का ही नहीं हमारे शरीर का भी सबसे कठोर परत है इनामेल। क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनामेल। यह दांत का सबसे ऊपरी परत है, यह काफी ज्यादा मजबूत होता है। बीच में है डेंटाइन, इसके जस्ट अंदर होता है यहाँ पर डेंटाइन। ये जो है इस इनामेल के तुलना में, इस इनामेल के तुलना में थोड़ा सा कम मजबूत होता है। और सबसे लास्ट में होता है मज्जा, यानी कि इसमें ना बहुत सारा नस जुड़ा होता है या मांस जुड़ा होता है, इसको नहीं बोलते हैं मज्जा। तो दांत के कितना परत? 3 परत, इनामेल सबसे बाहरी, डेंटाइन बीच में और मज्जा सबसे अंदर। इनामेल दांत का और मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनामेल। अब सुनिए, दांत इतना इनामेल बरियार है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, फिर भी कभी कभी यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कब होता है? कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 या इससे कम हो जाए। जब मुंह का पीएच मान 5.5 या इससे कम हो जाए तो हमारा दांत टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है? सुनिए। और एक कम क्यों होता है? तो होता क्या है कि जब हम लोग शाम में जब दांत अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो मुंह में जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहता है, सूक्ष्मजीव रहता है, यह हमारे मुंह के अंदर शर्करा से अभिक्रिया करके, जैसे हम चावल खा लिए हैं, चावल में भी शर्करा निकलेगा, कुछ मीठा पदार्थ खा लिए उसमें भी शर्करा निकलेगा, तो उस मीठे शर्करा से अभिक्रिया करके और अम्ल का निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है, जिसके वजह से मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे गिर जाता है। अब जब ये 5.5 से नीचे गिर जाता है तो ये जो इनामेल है, इस अम्ल के कारण, इनामेल जो है इस अम्ल के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूटने लगता है। इसी को बोलते हैं दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय, यानी कि दांत के हड्डी का टूटना। दंत अस्थि क्षय यानी कि दांत के हड्डी का टूटना। तो क्वेश्चन आता है कि मुंह का पीएच मान कितना हो जाए तो दांत टूटने लगता है? 5.5 या इससे कम। एक बताओ कि हम लोग जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं, कोलगेट वगैरह जो भी हम लगाते हैं, वह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? वो होता है क्षारीय, ताकि हमारे मुंह का पीएच बैलेंस रहे। ठीक है, इसके बाद सुनते हैं। इसके बाद एक और आता है, इसको बोलते हैं दंत प्लाक, दंत प्लाक।
दंत पलाक। ये दंत पलाक क्या है कि जब हम अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो इस पर एक गंदगी का परमानेंट अस्थाई परत जम जाता है। खैनी खाने वाला, गुटखा खाने वाला का देखे होंगे कि दांत पियर या करिया रहता है। वो काहे होता है कि जब वो गुटखा या खैनी खाता है तो अपने दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करता है, जिसके कारण उसके दांत के ऊपर एक परमानेंट लेयर जम जाता है, एक परत जम जाता है। इसी परत को हम लोग बोलते हैं दंत प्लाक। और यह दंत प्लाक आगे चल करके पायरिया वगैरह या दांत टूटने का जो होता है, इसका कारक यही बनता है। हम लोग का अब आगे पढ़ना है जीभ के बारे में कि जीभ क्या होता है। तो हमारे मुंह के फर्श पर एक लंबी मांसल संरचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ में किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं होता है। इस जीभ के ऊपर छोटा छोटा टेस्ट बर्ड या स्वाद कलियां पाई जाती है। इस जीभ के ऊपर छोटा छोटा टेस्ट बर्ड या स्वाद कलियां पाई जाती है, जिससे हम लोग स्वाद का ग्रहण करते हैं। तो जीभ जो है एक मांसल संरचना है, यह हमें स्वाद ग्रहण करने में मदद करता है। इसके साथ साथ भोजन को मिलाने में भी मदद करता है। जब हम खाना खाते होंगे तो देख ले होंगे, ध्यान दिए होंगे कि जीभ न उस भोजन को मिला रहा है, उलट रहा है, तो भोजन को मिलाने में भी काम करता है और भोजन को अंदर धकेलने में भी यह मदद करता है। इसके साथ साथ जीभ बोलने में भी मदद करता है। जीभ जो हमारा है ये बोलने में ही मदद करता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ ऊपर नीचे होता है, अर्थात यह बोलने में भी मदद करता है। जीभ के ऊपर छोटा छोटा स्वाद कलियां होता है, जिसकी सहायता से हम लोग भोजन से स्वाद को ग्रहण करते हैं। अब सुनिए, तो आप गौर किए होंगे कि ठंडी के मौसम में अगर हम लोग ज्यादा तीता चीज खा लिए हैं तो तीता जब लगता है, तीखा लगता है, तो हम लोग पानी पीते हैं। तो अगर कभी गर्म पानी मिल जाए ठंडा के मौसम में खास करके, कि गर्म पानी मिलता है पीने के लिए, तो जब गर्म पानी पीते हैं तो और ज्यादा तीखा क्यों लगता है? तो गर्म पानी पीने से क्या होता है कि गर्मी के कारण इसका जो पृष्ठ तनाव है ये फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। जब कोई गर्म चीज इसको पड़ जाता है तो स्वाद कलियां फैल करके पहले से छोटा सा था और फैल करके हो जाएगा बड़ा सा, जिसके वजह से यह ज्यादा स्वाद ग्रहण करने लगता है और हमको तीखा ज्यादा लगता है। आगे चलते हैं। तो जीभ पर कहाँ कौन सा स्वाद का अनुभव होता है? सुनिए ध्यान से। हमारा जीभ मेनली 3 भागों में बटा होता है। इस प्रकार से। सबसे ऊपर होता है तीखा का अनुभव, तीता लगता है हम लोग के सबसे ऊपर से। बीच में होता है खट्टा, खट्टा का अनुभव होता है और सबसे आगे यह होता है मीठा का अनुभव कराता है। जीभ हम लोगों का मेनली 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर तीखा का अनुभव होता है, बीच में खट्टा का अनुभव होता है और सबसे नीचे मीठा का अनुभव होता है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि हम लोग स्वाद का अनुभव किसकी सहायता से करते हैं? जीभ की सहायता से। जीभ पर किसकी सहायता से? तो स्वाद कलियां की सहायता से। और क्वेश्चन पूछता है कि स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जीभ पर। आगे चलिए। आगे हम लोगों को पढ़ना है लार ग्रंथि के बारे में कि लार ग्रंथि होता क्या है। तो हमारे मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ी। कौन कौन सा? तो एक होता है सबलिंगुअल, एक होता है सब मैंडिबुलर, और एक होता है पैरोटिड ग्रंथि। ये जो तीनों है, सबलिंगुअल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और पैरोटिड ग्रंथि, ये तीनों का तीनों है लार ग्रंथि। इसका काम है कि मुंह के अंदर लार का निकालना। तो यह मुंह के अंदर लार को निकालता है। ये होता कहाँ है? एक होता है मुंह के ऊपर वाले भाग में,
एक होता है गाल वाले भाग में और एक होता है नीचे वाले भाग में। 3 गो इधर और 3 गो इधर, यानी कि 3 जोड़ी। और सिंगल बोलेगा तो 6 गो। जोड़ी में पूछेगा तो 3 जोड़ी, सिंगल बोलेगा तो 6 गो। इसका काम है कि लार को निकालना। अब आती बात है कि लार को काहे निकालता है। तो लार के निकालने का 2-3 रीजन है। पहला रीजन कि मुंह में नमी को बनाए रखना। दूसरा रीजन कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर लार को मिलाना ताकि भोजन मुलायम हो सके। आप ध्यान दिए होंगे कि जब कभी कोई उपवास करता है, फास्टिंग करता है, तो उसको भोजन से पहले शरबत या जूस पिलाया जाता है। जूस काहे पिलाया जाता है? ताकि उसका जो नली है, उसका जो मुंह है, उपवास के कारण, फास्टिंग के कारण सूखा रहेगा, रूखा रहेगा। अब भोजन डायरेक्ट अगर वह करेगा तो ग्रास नली जो हम लोग का है, वह ग्रास नली छिला जाता है कहीं पर, उसमें रुखड़ा हो जाता है, जिसके कारण भोजन निगले में दिक्कत होता है। तो लार क्या करता है कि इसको नमी बनाता है। दूसरी बात कि लार में होता है टायलिन नामक एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम? टायलिन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछता भी है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। यह एंजाइम क्या करता है कि हमारे मुंह के अंदर जो भी हम भोजन करेंगे, वो भोजन में जो भी स्टार्च होगा, इसको यह पचाने का काम करता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टार्च हमारा मुख में ही पहुंच रहा था। तो क्वेश्चन देता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। अब बात है कि आप लोग कभी गौर किए होंगे कि हम लोग कभी अनपच करने के बाद हाजमोला खाते हैं। तो अनपच करने के बाद हाजमोला काहे खाते हैं? हाजमोला में कोई पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है। उसका मेन मकसद होता है, उसमें नमक वगैरह रहता है, खट्टा पदार्थ रहता है, ताकि हमारे मुंह में जब हाजमोला जाए ना, तो यहाँ से लार निकले। अब गौर भी किए होंगे, जब हम लोग हाजमोला खाते हैं तो यहाँ से लार निकलता है। ये लार कहाँ निकलता है? लार निकलेगा तो इसमें से निकलेगा टायलिन, और टायलिन जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा, आमाशय में जाएगा, तो वह भोजन का पाचन करेगा। तो हाजमोला का मेन मकसद यही होता है कि अधिक से अधिक लार को निकाला जा सके। तो चलिए, हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए हैं। मुंह के बारे में पढ़ लिए हैं कि मुंह में कौन होता है, मुंह कैसे काम करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुंह में दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है। दांत की संख्या 32 प्रकार, 4 प्रकार के। दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनामेल। जीभ के बारे में पढ़े हमने कि जीभ मुंह के फर्श पर एक मांसल संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग जीभ कहते हैं। जीभ का काम है स्वाद का ग्रहण करना, भोजन को घुमाना चलाना, भोजन को अंदर की ओर धकेलना या बोलने में मदद करना। लार ग्रंथि देख लिए, लार ग्रंथि होता है 3 प्रकार के और उससे निकलता है लार। लार में कौन सा एंजाइम? टायलिन। टायलिन क्या करता है? तो हमारे भोजन से स्टार्च को पचाने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। मुंह से जो पाइप निकलता है आगे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। और यहाँ पर आकर के यह 2 भागों में इस प्रकार से बढ़ जाता है। यहाँ से इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाता है। एक पाइप चला जाता है फेफड़ा की ओर, और एक चला जाता है आमाशय की ओर। एक पाइप चला जाता है फेफड़ा की ओर, एक चला जाता है आमाशय की ओर। जो पाइप फेफड़ा की ओर जाता है, इसको बोलते हैं श्वास नली। इसको लोग बोलते हैं श्वास नली। और जो पाइप आमाशय की ओर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। एक बात और, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये वो छिद्र इधर बना, ये वो छिद्र इधर बना। तो इधर जो छिद्र बना फेफड़ा की ओर, इसको बोलते हैं कंठ द्वार और इसको बोलते हैं निगल द्वार। तो हमारे ग्रसनी के अंत पर 2 नली बनता है। एक को हम बोलते हैं कंठ द्वार इसका, और इसको बोलते हैं निगल द्वार। कंठ द्वार जाएगा फेफड़ा की ओर, निगल द्वार जाएगा आमाशय की ओर। तो ग्रसनी एक छोटा सा नली के जैसा संरचना है, जो कि भोजन को आगे की ओर लेकर के जाता है।
यहाँ पर होता है इपीग्लोटिक, इसको इसे समझिए, यहाँ पर इस प्रकार से होता है इपीग्लोटिक, यहाँ पर होता है इपीग्लोटिक। इसका काम है कि भोजन को आमाशय की ओर भेजना और हवा को फेफड़ा की ओर भेजना। हम लोग जब खाना खाते हैं तो भोजन हमारा इधर जाता है आमाशय की ओर, इसको यही भेजता है, इस प्रकार से इसे आकर के ब्लॉक हो जाएगा, रास्ता खुल गया इधर की ओर। जब हम लोग श्वसन करेंगे तो इस प्रकार से यह हो जाएगा और हवा जाएगा हमारा फेफड़ा की ओर। आगे कभी कभी ना खाना खाते समय सड़क जाता है, तो कहते हैं लोग कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, कहने करने चाहिए, तो सड़क जाता है तो क्या कहने बोलते हैं कोई नाम ले रहा है हमनी के, हम लोग के नाम नहीं लेता है, हम लोग किसी को याद करते हैं। होता क्या है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते खाते जो हम किसी के बारे में सोचेंगे तो ये जो एपिग्लोटिक्स है, यह एपिग्लोटिक्स मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, यह अनैच्छिक क्रिया करता है, यह हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। होता क्या है कि जब हम लोग किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग उसके बारे में सोचने में बिजी हो जाता है, जिसके कारण इस एपिग्लोटिक्स पर से उसका नियंत्रण छूट जाता है और इस प्रकार से एपिग्लोटिक्स चला जाता है। अब क्या होता है कि अगर इसमें हम लोग भोजन कर लिए तो जो भोजन का जो टुकड़ा होगा ये फेफड़ा की ओर आना शुरू होगा, तो फेफड़ा में अगर भोजन या पानी चला जाए तो हमारा फेफड़ा जाम हो सकता है, हम मर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करता है कि फेफड़ा यहाँ से हवा भेजता है और हवा इतना जोर से मारता है कि यहाँ से भोजन नाक से या मुंह से भोजन बाहर निकलने लगता है। तो लोग कहता है कि कोई याद करे तो कहते हैं सड़क गलो है, ऐसा ना होता है, हम लोग किसी को याद कर रहे होते हैं। आगे सुनिए, ग्रास नली क्या होता है? तो ग्रास नली एक लंबी नली की जैसी संरचना है जो कि ग्रसनी से आमाशय को जोड़ता है। ग्रास नली एक लंबी नली की जैसी संरचना है जो कि आमाशय से ग्रसनी को जोड़ता है। इसमें ग्रास नली में क्रमाकुंचन नाम की एक गति होता है। क्रमाकुंचन या क्रमानुकुंचन भी कहीं कहीं कहता है, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति क्या होता है कि जब भोजन यहाँ से आता है आगे की ओर तो यह जो पाइप है, ये पाइप कहीं पर पिचकता है तो कहीं पर फूलता है, इस प्रकार से यहाँ भोजन है तो यहाँ फूला है, यहाँ पचका है। इस गति को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्रमाकुंचन गति कहाँ होता है? तो ग्रास नली में। क्रमाकुंचन गति कहाँ होता है? ग्रास नली में। इसके बाद आते हैं आमाशय। आमाशय क्या है? आमाशय को ही हम लोग मानव शरीर का पेट कहते हैं। यह आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर का पेट किसे कहते हैं? आमाशय को, स्टमक को। अब सुनिए, आमाशय क्या है? आमाशय में क्या होता है? हमारा जब भोजन जब हमारा इस आमाशय में आता है, आमाशय इस प्रकार से थैली के जैसा संरचना होता है जो कि जे आकार का होता है। इस प्रकार से जे आकार का होता है। जे आकार का किताब में देगा आप लोग कि आमाशय एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना है जो हमारे फेफड़ा के नीचे बाईं ओर होता है। इधर होता है, इधर नहीं होता है, इधर बाईं ओर होता है। यहाँ पर भोजन आकर के जमा होता है, भोजन आकर के पचता है। लेकिन एगो समस्या है कि आमाशय कहता है कि हम भोजन को तो पचाएंगे, लेकिन कैसा भोजन को हम पचाएंगे? तो हम केवल और केवल अम्लीय भोजन को पचाएंगे। कैसा भोजन? अम्लीय भोजन। इसका मतलब हम लोगों को हमेशा खट्टा भोजन खाना पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोग खट्टा भोजन खाते हैं? हम लोग मीठा भी खाते हैं, नॉर्मल भी खा लेते हैं। जैसे चावल खाते हैं, चावल खट्टा होता है कि मीठा होता है? नॉर्मल होता है, मीठा थोड़ा बहुत होगा। लेकिन ये आमाशय क्या कहता है कि हम भोजन को तो पचाएंगे, लेकिन कब पचाएंगे? जब हमको खट्टा भोजन मिलेगा तब पचाएंगे। अब क्या हो गए? अब तो हमेशा हम लोग खट्टा भोजन नहीं कर सकते हैं। तब क्या किया गया कि कहा गया कि थोड़ा खट्टे भोजन से मतलब है, एक काम करो, इस आमाशय के अंदर एक अलग से कोशिका जोड़ दो। वो कोशिका का नाम रखो अम्लजन कोशिका। उसका नाम रखो जी अम्लजन कोशिका। और इस अम्लजन कोशिका से निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अम्लजन कोशिका से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जैसे ही भोजन यहाँ पर पहुंचेगा तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन के साथ मिल करके उस भोजन को अम्लीय बना देगा, जिससे कि पाचन हो सके। अगला, तो
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होगा कि भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना। दूसरी बात कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होता है। जैसे हम लोग भोजन सुबह गर्मी के समय में सुबह भात बन जाता है, दोपहर ला थोड़ा थोड़ा खट्टा या बासी टाइप का हो जाता है, तो वह जो बासी जो भोजन हुआ है एक मतलब उस पर सूक्ष्म जीव पनप गया है। तब क्या होगा कि वह हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हो सकता है और शरीर के अंदर चल जाएगा तो हमको बीमार कर सकता है। तब इसका काम होता है कि उस हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारना, किल करना। तो इसका दो को काम, कौन कौन? पहला काम कि भोजन को अम्लीय बनाना, दूसरा काम कि भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारना। आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हानिकारक सूक्ष्म जीव को मार रहा है तो हानिकारक सूक्ष्म जीव भी तो कोई कोशिका होगा, तो इतना जब ये कोशिका को मार दे रहा है, सूक्ष्म जीव को जब ये मार दे रहा है, तो हमारा आमाशय भी तो कोई कोशिका से बना होगा, तो यह कोशिका को भी, आमाशय को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तब क्या होता है, तब कहा गया है कि एक काम करो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस आमाशय को नुकसान न पहुंचावे, इसके लिए एक में युवा कोशिका जोड़ो, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका, म्यूकस कोशिका, म्यूकस कोशिका से निकलता है म्यूकस। म्यूकस मतलब चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ, म्यूकस के मतलब चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ। अब जब म्यूकस निकलेगा तो म्यूकस क्या करता है कि इस आमाशय के चारों ओर एक पतला सा लेयर बनाता है इस प्रकार से, और यहाँ रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जो है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की दीवार को नहीं टच कर पाएगा, नहीं छू पाएगा, जिसके वजह से हमारा आमाशय गलने से बच जाएगा। आगे इसके बाद इसमें एक और कोशिका जोड़ा गया है, उस कोशिका का नाम है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। आगे चलिए, तो इसके अलावा हमारे आमाशय में एक और कोशिका पाई जाती है, एक और कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका का नाम है जाइमोजीन कोशिका। ये जाइमोजीन कोशिका क्या करता है कि आमाशय के अंदर पेप्सिनोजेन का एक लिक्विड निकलता है। यह पेप्सिनोजेन क्या करता है कि आमाशय के अंदर आने वाले प्रोटीन को, आमाशय के अंदर आने वाले प्रोटीन को पेप्सिन में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। यहाँ तक क्लियर है कि हमारे आमाशय में 3 प्रकार के कोशिका पाई जाती है। अम्लजन कोशिका, इससे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पहला काम था भोजन को अम्लीय बनाना, दूसरा काम था भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव को मारना। म्यूकस कोशिका से निकलता है म्यूकस, इसका काम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इस आमाशय की दीवार को सुरक्षा देना, बचाना। जाइमोजीन कोशिका, इससे निकलता है पेप्सिनोजेन, यह क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्सिन में बदल देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। एक और पूछता है कि भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल काम आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और इस पेप्सिनोजेन को मिला करके आप इसको जठर रस कह सकते हैं, जठर रस कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। ये जो तीनों कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि में कौन कौन सा आता है? अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका, जाइमोजीन कोशिका। आगे सुनिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी आमाशय की दीवार पर घाव बन जाता है। उस घाव को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। उस घाव को हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। होता क्या है, आप लोग घरे सुने होंगे कि लोग कहते हैं घरे से कि ज्यादा लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, यानी कुछ खा लेना चाहिए। हमनी के लंबे समय तक
खाली पेट रहने से क्या होता है कि जब आमाशय में भोजन नहीं जाएगा, आमाशय में भोजन नहीं जाएगा तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आमाशय में लंबे समय तक जब कोई भोजन नहीं जाएगा तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो यह इस म्यूकस की दीवार को तोड़ करके और इस आमाशय की दीवार तक पहुंच जाता है और आमाशय की दीवार को गला करके वहां पर घाव बनाता है। उसी घाव को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा आमाशय भी हो गया खत्म। अब है, चलिए, आमाशय के 3 गो भाग होता है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। आमाशय के कितने भाग होता है? 3 भाग। कौन कौन सा? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। सबसे ऊपरी भाग कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, लास्ट वाला पाइलोरिक। सबसे आगे कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, सबसे लास्ट वाला पाइलोरिक। यकृत, लीवर, यकृत यानी कि लीवर, यकृत यानी कि लीवर। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो यकृत, लीवर, इसी को हम लोग देहात के भाषा में बोलते हैं कलेजी। कलेजी, तो कलेजी जो होता है लीवरे होता है, यकृत होता है। तो आप लोग ये भी सुने होंगे कि ज्यादा शराब पिए से लीवर खराब हो जाता है या ज्यादा तेलहन खाए से लीवर खराब होता है। आगे हमें समझेंगे कि लीवर खराब कैसे होता है ज्यादा खाए से या ज्यादा शराब पिए से। लीवर, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे बड़ा कोई ग्रंथि हमारे शरीर में नहीं है। एक बताओ कि यकृत जो है इसके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये सबसे अधिक कोशिका विभाजन इसी में होगा। कहा जाता है कि अगर इसका हम लोग कोई पार्ट काट भी देंगे तो यह 21 दिन के अंदर, लगभग 21 दिन, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लगभग 21 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर को वापस बना लेता है। तो लीवर में कोशिका विभाजन शरीर के अंदर सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम कहाँ होता है? दिमाग में। सबसे कम कहाँ होता है? दिमाग में। अगर दिमाग के कोशिका एक बार मर गया तो नहीं के बराबर चांस है कि दोबारे वो पनपेगा या दोबारे कोशिका वहां पर जन्म लेगा। चलिए, लीवर क्या करता है कि लीवर पीत रस बनाता है। पीत रस, इसी को बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस, पीत रस। पीत रस होता है क्षारीय। पीत रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय, इसका पीएच मान होता है लगभग 7.7। पीत रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.7, यानी कि क्षारीय होता है। तो लीवर जब पीत रस बना लेता है तो यह एक थैली में इसको जमा करता है। इस थैली के नाम है पित्ताशय। पित्ताशय। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूजन वाला कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यकृत में। पीत रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीत रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। आगे सुनिए कि पित्ताशय से ना एक पतला सा यहाँ से नली जुड़ता है। इस आमाशय और छोटी आंत के जस्ट जोड़ पर, जहाँ से आमाशय और छोटी आंत जुड़ता है वहीं पर पित्ताशय से एक नली जाकर के मिलती है। इस नली को हम लोग बोलते हैं मूल पीत वाहिनी। इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल पीत वाहिनी। मूल पीत वाहिनी। आगे सुनिए, तो मूल पीत वाहिनी क्या करता है कि ये जो पित्ताशय में जो भी पीत रस जमा था इसको ले करके और यहाँ तक जाता है। अब बात आता है कि यहाँ तक कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह अम्ल खतरनाक होता है। यह अम्ल हमारे त्वचा को, हमारे कोशिका को गला सकता है, नष्ट कर सकता है। तो आमाशय के अंदर तो इससे बचने के लिए म्यूकस दिया गया था, म्यूकस दिया गया था। लेकिन जब ये छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो छोटी आंत में इससे बचने के लिए किसी भी प्रकार का म्यूकस नहीं पाया जाता है। अब आगे सुनिए, अगर यहाँ से यह यहाँ चला आता है
तो यह छोटी आंत के दीवार को गला सकता है। इससे बचने के लिए यहाँ से पी तरफ निकाला जाता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल प्लस क्षार मिला करके किसका निर्माण करता है? लवण का। अम्ल और क्षार मिल करके लवण का निर्माण करता है और लवण होता है उदासीन। अम्ल और क्षार मिल करके लवण का निर्माण करता है, लवण होता है उदासीन। अब ध्यान से देखिए कि जब यहाँ से अम्ल आएगा और यहाँ से जब क्षार जाएगा तो दोनों मिले को जो बना देगा? लवण। और लवण कैसा होता है? उदासीन। जब लवण उदासीन है तो इसको छोटी आंत में आने में कोई दिक्कत अब नहीं है। आगे सुनिए। तो अब कहता है कि शराब पीने वाले व्यक्तियों का लीवर कैसे खराब होता है? जो शराब जो पीता है, इस शराब यानी कि अल्कोहल, यह होता है अम्ल। यह अम्लीय होता है, यह अम्ल होता है। पुलिस जो मशीन से चेक करता है, मुंह में लगाकर फुंकवाता है, तो ओकरा में अम्ल की जांच करता है। अगर अम्ल की जांच 30% अगर है, उसमें अगर 30% है तो मतलब कि शराब पिया हुआ है। उस शराब पिया हुआ है उसको पकड़ के लेकर के चला जाएगा, बिहार में खास करके। अगर 30% से कम है तो उसको वह नहीं ले जा सकता है, क्योंकि इसका शरीर में अल्कोहल की मात्रा भी कम है। तो वह जो है इस अम्ल के माध्यम से ही पता लगाता है कोई व्यक्ति शराब पिया है या नहीं पिया है। अगर कोई व्यक्ति शराब पिया है तो उसके शरीर के अंदर, आमाशय के अंदर, एक तो पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ऊपर से वह शराब पी लिया, यानी कि अम्ल की मात्रा अब बढ़ गई। जब अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इधर से ज्यादा पीत रस चाहिए होगा। इससे ज्यादा पीत रस चाहिए होगा, क्योंकि ज्यादा अम्ल पानी ज्यादा उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। ज्यादा न्यूट्रल करने के लिए ज्यादा पीत रस चाहिए, और ज्यादा पीत रस बनेगा